हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 6 संचार माध्यमों को समझना। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि संचार माध्यम क्या है और उसके बाद फिर आज के टाइम पे कौन कौन से संचार माध्यम हम प्रयोग में ला रहे हैं और पहले कौन कौन से थे और अब हम क्या क्या देख रहे हैं, कौन कौन सी नई तकनीकों के साथ में संचार माध्यम आ रहे हैं, तो उनके बारे में आज हम समझेंगे। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी इस बुक ने स्टूडेंट से किए हैं। प्राय आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? तो उनमें से सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है मीडिया। तो इन सारे सवाल जो प्रश्न इस किताब ने विद्यार्थियों को दिया है, तो इनके हम एक एक करके आंसर भी बताएंगे। टेलीविज़न पर आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? ये आपका है, सबका अलग अलग होता है। हमारे टाइम पे शक्तिमान उस टाइम पे बचपन पे आता था, तो किसी का शक्तिमान हो सकता है, किसी का छोटा भीम हो सकता है। तो इस तरीके के सबकी अलग अलग पसंद है, उस हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? जैसे कि आज के युग में रेडियो लगभग में एक समाप्ति की तरफ जा रहा है। कि किसी को शायद ही आपने किसी को गांव वगैरह में देखा हो कि वो रेडियो में कुछ सुन रहा है। तो एक टाइम था जब रेडियो बहुत ही प्रचलित एक संचार माध्यम हुआ करता था। अभी ये नहीं है, अब मोबाइल फ़ोन है, टीवी है और भी कई सारे माध्यम हैं जिनकी वजह से रेडियो का जो प्रचलन है, जो इसकी प्रख्याति थी, वो सब खत्म हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? सभी का अलग अलग आता है। कोई द हिंदू पढ़ता है, कोई दैनिक जागरण पढ़ता है, कोई राजस्थान पत्रिका पढ़ता है, कोई हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है। तो ये सभी का अपना अपना है और ये एक संचार के माध्यम है। क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? मतलब इंटरनेट पे कई सारे काम होते हैं, तो उन्हीं को एक वर्ड दे दिया गया सर्फिंग। मतलब इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को ढूंढना या फिर उनकी उस इंटरनेट की मदद से कुछ काम वगैरह करना। तो ये भी एक संचार का माध्यम है। आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए उपयोगी क्या होता है? ये चीज़ आप इसमें बताइए कि क्या सबसे ज़्यादा उपयोगी आपको लगता है इंटरनेट में। ठीक है। क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य माध्यमों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वह शब्द है मीडिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि मीडिया मीडिया ऐसा बोलते हैं, मीडिया ये करते हैं, मीडिया वो करते हैं। तो मीडिया आखिर है क्या? ये क्या है मीडिया? मीडिया को कैसे, मतलब कैसे ये मीडिया, कैसे मीडिया बनता है? तो इसके बारे में भी हम इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे। तो इंटरनेट इस पार्ट में आप मीडिया यानी कि संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कैसे काम करता है मीडिया, कैसे काम करता है, या संचार माध्यम जो भी हमारे वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। क्या आप ऐसी चीज़ों को याद कर सकते हैं? मतलब तो ये भी समझेंगे कि कैसे ये हमारे डेली लाइफ को इफ़ेक्ट डालते हैं उस पर। मतलब इनका और हमारी डेली लाइफ पे क्या असर पड़ता है, हमारी दिनचर्या कैसे बदलती है इनकी वजह से, हमारा जो एक माइंडसेट है वो कैसे इस मीडिया या इस मीडियम जो संचार के माध्यम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इनकी वजह से हमारा जो रूटीन लाइफ है, जो हमारा डेली लाइफ है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो कैसे चेंज होता है, उस पर इसका कैसे असर पड़ता है, ये भी हम इस चैप्टर में भी सीखेंगे। ठीक है। तो आप किसी ऐसी चीज़ को याद रखते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यम से सीखे हैं? ये सभी आप लोगों के लिए है। आप बताइए कि आपने इस वीक में मंडे टू फ्राइडे क्या सीखा मीडिया से, या संचार का कोई भी माध्यम, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, या टीवी चैनल हो, या फिर कोई और भी हो, तो उसमें आप बता सकते हैं।
स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मतलब स्थानीय मेले की दुकान, जो कि मेले की दुकान है जहाँ से कोई भी न्यूज़ या कुछ भी एडवर्टीजमेंट कुछ भी करता है, वहाँ से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, जो भी आपने देखा उसको उस संचार, अगर कोई संचार के जैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ये होता है संचार माध्यम। एक जगह से दूसरे तक जाने के लिए चाहिए क्या? माध्यम। और माध्यम कुछ भी हो सकता है। पहले के ज़माने में एक कबूतर को छोड़ देते थे, एक पक्षी को किसी को संचार का माध्यम बनाते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पत्र पहुंचाने का काम, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी वो पहुंचाने का काम करते थे, तो वो भी एक माध्यम था। आज के टाइम पे मीडियम क्या है? इंटरनेट है, टीवी चैनल्स हैं, रेडियो है, ये एक भी मीडियम है। तो जो मीडियम शब्द का बहुवचन है, मतलब एक वचन दो वचन बहुवचन होता है, तो बहुवचन है वो है क्या? मीडिया। एक अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। तो हम हिंदी में उसको बोलते हैं संचार का माध्यम। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ और मेरे कैमरे तक की मेरे बोलने से और कैमरे तक जो आवाज़ जाती है वहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, और मीडियम क्या है? यहाँ पे एयर है। फिर मैं यहाँ पर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो उसके लिए कौन सा मीडियम चाहिए? वह इंटरनेट या यूट्यूब किसके थ्रू चलता है? इंटरनेट के थ्रू। तो ये जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार के जो माध्यम, इन्हीं को एक नाम दे दिया गया भी मीडिया। तो इसका तात्पर्य उन तरीक़ों से है, विभिन्न तरीक़ों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब कहीं न कहीं तो जैसे विचार अब मैं यहाँ पर अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ, तो ये हो गया संचार का एक माध्यम हो गया, ठीक है। तो जिसके कारण मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ 4 माध्यमों से है। इसलिए हर चीज़, जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। मतलब देखिए, जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे फ़ोन पर बात कर रहे हो या टीवी देख रहे हो, तो मतलब जैसे यूट्यूब पे आप देख रहे हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसमें एक विचार, एक घटनाक्रम, एक कोई भी ऐसी घटना जिसकी खबर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, इसके विचार एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हो, तो इसको बोलते हैं मीडिया। मतलब एक कम्युनिकेशन हो रहा है, एक संचार हो रहा है चीज़ों का, चाहे वो विचारों का हो, चाहे वो किसी घटना के बारे में कुछ हो। तो जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कम्युनिकेशन होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। मतलब एक संचार के लिए एक माध्यम की ज़रूरत है। जब संचार के लिए माध्यम जो है उसको बोलते हैं मीडिया। आज के टाइम पे टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है। इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम में मास मीडिया कहते हैं। मतलब देखिए, टीवी, रेडियो या अखबार के संचार जो माध्यम के संचार हैं, इनकी जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत लोगों तक है। लगभग में लास्ट पर्सन तो नहीं बोल सकते अभी, इसलिए इंडिया में तो नहीं बोल सकते कि एक लास्ट पर्सन तक मीडिया की पहुंच है, तो नहीं बोल सकते, बट मैक्सिमम पीपल इसको आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, या पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर। तो इस संचार के माध्यम को मास मीडिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी पहुंच है मास पीपल, तो मैक्सिमम जो लोग हैं उनके तक इसकी पहुंच है, इसीलिए इसको मास मीडिया कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कोर्सेज होते हैं मास कम्युनिकेशन के, ठीक है, तो वो इसी के होते हैं। संचार माध्यम और तकनीकें। अब आइए देखते हैं कि संचार माध्यम क्या है और उनकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना इस जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा। मतलब एक चीज़ सोचिए, आप उस एरा में जाइए, उस टाइम पीरियड में जाइए जहाँ पर ये कुछ नहीं होते थे, ना तो इंटरनेट होता था, ना तो कोई ऐसे टीवी चैनल्स होते थे, ना ही कोई न्यूज़पेपर होता था। उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे?
अपना कम्युनिकेशन कैसे करते थे, एक जगह से दूसरे जगह तक अपने विचार कैसे पहुंचाते थे, बट फिर भी तब भी पहुंचते थे एक जगह से दूसरे। लेकिन तब क्या होता था, हर एक चीज़ लोग जा जा कर करते थे। तो वो जैसे जैसे किसी ने बोला किसी को कि ये मेरा मैसेज है, आप वहाँ तक पहुँचा दें, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से उस एंड पॉइंट तक जो मैसेज गया, उस मैसेज को पहुँचाने में जो व्यक्ति काम कर रहा है वही तो है मीडियम। और जो बड़े लेवल पे हो रहा है तो मीडिया बोल दिया, और ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रहा है तो मास मीडिया बोल दिया। ठीक है, ये है कहानी। तो जैसे इसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट विस्तृत उपयोग हाल में शुरू है, मतलब इनका जो वाइड यूज है, हाँ इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट अभी शुरू है। बट इसके पहले भी कम्युनिकेशन होता था। इन्हें प्रचलन में अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं, मतलब अभी 20 साल तो मान सकते हो, मोटा मोटा 20 साल हो गया होगा। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो जनसंचार है उनके मतलब इनके यूज़ में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो लगातार बदलती रहती है। हर एक टाइम पीरियड के बाद नई नई चीज़ें, जैसे कि पहले इंडिया में ही देख लीजिए, 2G आया, 2G के बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया, अभी 5G का। ठीक है, तो ये भी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, बदलती रहती हैं। पहले टीवी चलता था, केबल टीवी, फिर धीरे धीरे डिश टीवी, और उसके पहले रेडियो होता था, रेडियो के बाद टीवी, टीवी के बाद फिर धीरे धीरे हर एक चीज़ हमारे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन पे आ गई है। तो अब शायद ही कि आप में से कोई भी रेडियो पे न्यूज़ सुनता हो या रेडियो पे गाने वगैरह सुनता हो। क्योंकि एक टाइम था जब रेडियो पे बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो ठीक है, तो ऐसे मतलब एक टाइम पीरियड के बाद धीरे धीरे हर एक चीज़ बदलती रहती है। जैसे कि कुछ भी ले लो, जैसे हमारे कम्युनिकेशन की जो चीज़ें हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक डेवलपमेंट बोल सकते हो कि इतनी ज़्यादा, मतलब कहाँ से लेके एक पहले पोस्टमैन या एक टाइम था उसके थ्रू ये चीज़ें होती थी। अभी हर एक चीज़ ऑनलाइन है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, या फिर मैं यहाँ पे वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ, या अब कभी हो लाइव आ जाऊँ, लाइव आ रहा हूँ, आप लोग डायरेक्टली देख रहे हो। तो ये भी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो अखबार, टेलीविज़न, रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। मतलब एक स्पेशल एक टेक्नोलॉजी रहती है जिसके ज़रिए सैटेलाइट के थ्रू ये चीज़ एक वायरलेस चीज़ें हैं, मतलब जहाँ पे वायर का यूज़ नहीं होता है, बट सैटेलाइट के थ्रू इन चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो हम अखबारों और पत्रिकाओं में की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। मतलब जैसे कि पेपर, अखबार एक जगह बनते हैं, वो कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनमें चीज़ें पहुंचती हैं, वो भी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। या फिर टीवी और रेडियो जो इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम बात करते हैं कि ये भी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। आगे देखते हैं, आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आ गया कि समाचार पत्रों में जो छपा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है सॉरी समाचार पत्रों में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, लेकिन हम उसको क्या मीडिया मतलब क्यों बोलते हैं। ठीक है, माध्यम क्यों कहा जाता है, मीडियम क्यों कहा जाता है। भाई सिंपल सी बात है कि उसके विचार या उसमें कोई भी घटनाक्रम जो उसमें लिखा हुआ वो एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, उसके ज़रिए उसमें भी किसी के विचार एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है तो जिस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से वो पहुंचती है उसको बोलते हैं मीडियम या फिर माध्यम। तो इसलिए समाचार पत्रों को भी माध्यम बोला जाता है। ठीक है, आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में जानेंगे किस तरीके से ये जो नाम संचार माध्यमों द्वारा मतलब तकनीक प्रयोग में लाए जा रहे हैं।
किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदलती है और आज भी बदलती जा रही है। ये देखता है कि आप खुद देखिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि पहले मैनुअल चीज़ें भेजी जाती थी एक जगह से दूसरी जगह तक, इन्फॉर्मेशन, मैसेज, कुछ भी। फिर धीरे धीरे आया रेडियो, एक न्यूज़ चैनल, मतलब न्यूज़ सुनने के लिए या फिर गाने, कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आया टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न आया, लोग सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं कि भाई सामने कौन बोल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, टेलीविज़न के बाद आया फिर इंटरनेट, और उससे एक बड़ी प्रौद्योगिकी प्रगति हुई, जिसकी वजह से आया इंटरनेट। अब इंटरनेट पे लोग कहीं भी बैठ के, इंटरनेट में भी पहले आया, मतलब बहुत ही छोटे स्तर पे आया, हर किसी के पास नहीं था, कुछ चुनिंदा लोगों के पास था। ठीक है, उसके बाद फिर आता है इंटरनेट में डेवलपमेंट होती है 2G, 3G, 4G। फिर धीरे धीरे मोबाइल का जो सिस्टम आया, फिर पहले इंटरनेट आया सिर्फ पीसी में होता था, कंप्यूटर में होता था, कंप्यूटर से फिर आया फिर धीरे धीरे मोबाइल में, मोबाइल फिर बढ़ना शुरू हुए। अब मोबाइल हर किसी के हाथ में है, हर किसी के पास एक अच्छा इंटरनेट सिस्टम है, जिसके ज़रिए से वो ये जो संचार का माध्यम है वो एक बन गया। ठीक है, किसी के विचार एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और किसके ज़रिए? इंटरनेट के ज़रिए। तो मतलब देखिए, पहले रेडियो, टेलीविज़न, फिर इंटरनेट ऑन कंप्यूटर, फिर इंटरनेट ऑन फ़ोन, फिर इंटरनेट में भी कितने ज़्यादा चीज़ें बदली हैं। 2G, 3G, 4G, अभी 5G का भी ग्रेडेशन चल रहा है। तो इस तरीके से ये तकनीकी बदलती है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। सही बात है कि पहले मशीनें बदली गई, पहले रेडियो देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, पहले रेडियो में मशीन कुछ और थी, टेलीविज़न में कुछ और थी। फिर जब इंटरनेट आया कंप्यूटर्स में तो कुछ और मशीन थी, फिर मोबाइल फ़ोन में आया तो कुछ और मशीनें, मोबाइल फ़ोन से फिर धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशंस आ गए, व्हाट्सएप, मैसेज इधर से करो उधर तुरंत गया। ठीक है, टेलीग्राम, कुछ भी, तो वीडियो कॉल, मतलब इधर से आदमी बात कर रहा है उधर भी देख रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट है, तकनीकी में जो विकास हुआ है, उसकी वजह से ये संभव हुआ है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। मतलब जैसे 2G होता था तब कैसा हम वीडियो यूट्यूब में देखते थे, जब 3G आया उससे कुछ बेटर हुआ, फिर 4G आया उससे और ज़्यादा बेटर हुआ, 5G आ रहा है तो और ज़्यादा बेटर हो रहा है। ठीक है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। जो टेक्नोलॉजी है वो और, मतलब सिर्फ यही चीज़ें यहीं तक सीमित नहीं है, और भी चीज़ें करती है, उससे हमारा कहीं ना कहीं माइंड से बदल रहा है, हमारी जो सोचने की क्षमता है वो इफेक्ट पड़ रही है, वो बदल रही है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। बिल्कुल जो बात मैंने बोली अभी, उदाहरण के आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। ठीक है, सही बात है। अगर हमें ये लगता है कि किसी के घर में टीवी नहीं है तो वो कैसे रह पाता होगा, हमें ये लगता है किसी के पास फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो वो कैसे रहता होगा। तो कहीं ना कहीं तो हमारी मेंटालिटी, हमारा जो माइंडसेट है वो एक बदलते तकनीकी के ज़माने में कहीं ना कहीं तो इस पर प्रभाव पड़ रहा है। उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो हम क्या सोच सकते हैं, हम हम कैसे अपनी जो ये सोच है वो, इसको कैसे मतलब बदलता हुआ देख रहे हैं। देखिए, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। पहले उसके पहले कुछ हमारे किताब में कुछ दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हैं। अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे। आपके घर में कोई होंगे बड़े बुजुर्ग, तो उनसे एक बार पूछिएगा कि जब टीवी नहीं था तो हम, मतलब वो लोग रेडियो, उनके घर में रेडियो होता था तो क्या सुनते थे वो, क्या कर, मतलब कैसे उनका टाइम पास होता था। जैसे कि आज हम टीवी, मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में करते हैं, तो वो कैसे करते थे। उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में पहले पहल टीवी कब आया था। मतलब क्षेत्र में, उनके घर में, घर की बात नहीं की है, क्योंकि उनको पता है कि उस टाइम पे टीवी होना किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती थी।
हर किसी के घर में ना तो टीवी होता था, रेडियो हो जाए तो भी बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पे किसी मोहल्ले में एक आध रेडियो हो गया तो उस एक रेडियो को चलाकर पूरा मोहल्ला बैठ के सुनता था, ठीक है। तो अब टीवी पूरे क्षेत्र में, तो इसका मतलब जिस घर में जब वहाँ पे चलती होगी तो पूरा क्षेत्र के कई काफ़ी सारे लोग आके बैठ के देखते होंगे। आई हैव सीन दिस कि क्या होता है, ठीक है। मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो उस टाइम पे गांव में VCR चलता था, तो किसी एक जगह चलता था तो पूरे गांव के काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आके और देखते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे टीवी किसी एक के घर में, पूरे मोहल्ले में किसी एक के घर में टीवी हुआ, तो टीवी उसके घर में मतलब जाके लोग देखते थे। वो बाहर चलाते भी थे तो जैसे हफ्ते में एक दिन या इस टाइप से बाहर रख के चलाते थे ताकि पूरा मोहल्ला देखे, ठीक है। केबल टीवी की, और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन है कि केबल टीवी कब शुरू हुआ, तो इसके बारे में भी आप पता कीजिए कि आपके इधर केबल टीवी कब स्टार्ट हुआ। आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं? लगभग हर कोई इंटरनेट का प्रयोग करता है, आस पड़ोस में हो या घर में हो, कहीं भी हो, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, सभी लोग स्मार्ट हैं, ठीक है। ऐसी 3 चीज़ों की सूची बनाइए जो संचार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित हैं और जिनके बारे में आप टेलीविज़न देखकर जाना है, ठीक है। आप इसके बारे में आप ये काम खुद कीजिए। 3 चीज़ों की सूची बनाइए जो संसार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित हैं और जिनके बारे में आपने टेलीविज़न देखकर जाना, मतलब कि जिनके बारे में, जैसे आप किसी कंट्री का नाम, किसी कंट्री के बारे में जान सकते हैं, कहीं पर कोई घटना चल रही हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, या फिर कहीं पर कोई सर्वे हुआ हो जिसमें, या फिर अभी कई सारे होते रहते हैं, कोई नई कोई घटना हुई हो या नया कोई सर्वे हुआ हो, नई किसी कंट्री में कुछ हुआ हो, किसी कंट्री ने कुछ अच्छा किया हो, या फिर कहीं पर कोई प्रोग्राम चल रहा हो, या फिर जैसे ओलंपिक गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, इस टाइप का कुछ हो रहा हो तो उसके बारे में आप बना सकते हैं। और हाँ, वही बनाइएगा जो आपने टेलीविज़न से, न्यूज़ चैनल से सीखा हो, मतलब जाना हो जिसके बारे में। आगे देखते हैं, टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। मतलब टेलीविज़न ही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम अपने आप को, मतलब एक जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसकी वजह से, जैसे कहीं कहीं पर हो सकता है कि कोई ऐसा कंट्री हो जहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट ना हुआ हो, बहुत गरीब हो, जैसे अफ्रीकन कंट्री हैं, काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, उनमें मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे भुखमरी और सूखे जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो हो सकता है वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो कि लोगों के पास ना हो, ये स्मार्टफोन ना हो सकता है कि काफ़ी सारी लोगों के पास टीवी वगैरह ना हो, तो ये चीज़ें होती हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों पर तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ केबल टीवी, जिसके माध्यम से एक वायर बिछा के, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक वायर के जरिए से सब एक, मतलब वायर एक मीडियम बनाया गया ताकि एक जगह से चीज़ों को दूसरी जगह पहुंचाया जाए। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली, फिर हमने सैटेलाइट के थ्रू, मतलब एक स्टेशन से, पर्टिकुलर स्टेशन बना दिया गया, वहाँ पर एंटीनाज लगा के जो हमें भेजना है, जो मटेरियल भेजना है, प्रदर्शित करना है, उसको भेजा सैटेलाइट में। सैटेलाइट से वो गए सीधे हर जगह मतलब जैसे डिश टीवी हो गया, मतलब एक लगा हुआ है एंटीना, उसमें वो मतलब सैटेलाइट उसमें प्रेषित करता है, भेजता है चीज़ों को, ठीक है। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। हाँ, जैसे कि अब केबल टीवी में क्या था कि चीज़ें सीमित थी, एक जगह से दूसरी जगह तक वहीं तक जा सकती थी जहाँ तक वो केबल बिछाई गई है। मतलब किसी एक शहर की जो चीज़ें हैं, जो समाचार घटनाएं या कोई मनोरंजक चीज़ें हैं, वो एक जगह, एक उसी शहर की चीज़ें ही दूसरी जगह मतलब उसी शहर के लोगों को जा सकती हैं, वो दूसरी जगह नहीं देख सकते थे, ठीक है। फिर जब सैटेलाइट आया, सैटेलाइट से आप किसी भी जगह की चीज़ें देख सकते हो अगर वहाँ से सैटेलाइट के थ्रू ये चीज़ प्रेषित की गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से एक ये क्रांति जरूर आई है संचार के माध्यमों में।
आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वो अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं, जैसे कि आपने कार्टून्स देखे होंगे टॉम एंड जेरी टाइप के, तो ये मैक्सिमम जापान या फिर यूएसए के होते हैं और वो हमारे पास तक पहुंचते हैं किसके जरिए? सैटेलाइट के जरिए। ठीक है, अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा की समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास कर दिया। मतलब आप देखिए, आप इंडिया में बैठ के अमेरिका के फ्लोरिडा, तो सबसे उस साइड का भाग है, वहाँ पे अगर कुछ समुद्र में तूफान आया है या कुछ हुआ है, कोई भी घटना हुई हो, नॉट ओनली अमेरिका, रसिया में कुछ हुआ हो, जापान में कुछ हुआ हो, तो किरवाती एक कंट्री है जो इस ऑस्ट्रेलिया द्वीप समूह में आती है, वहाँ पे अगर कुछ हुआ है तो वहाँ से अगर कोई चीज़ इंटरनेट या फिर सैटेलाइट के द्वारा भेजी गई है तो उसको बैठकर हम देख सकते हैं। किरिबाती के बारे में बता देता हूँ। एक छोटा सा कंट्री है जो कि इस समय न्यू पापुआ गिनी कंट्री है, उसके पास में है। और किरिबाती जो देश है उसकी एक न्यूज़ है आज के काफ़ी टाइम पहले की है कि वो देश बिल्कुल डूबने वाला था। मतलब हो सकता है कुछ टाइम बाद डूब जाए, उसका इतना ज़्यादा मतलब लाइफ अभी बचा नहीं है। तो उस देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने फिजी, उसके पास में कंट्री है, वहाँ पे अपने लोगों को बसाने के लिए कुछ ज़मीन खरीदी है ताकि वो अपने लोग वहाँ पर एक मतलब उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके वहाँ पर लाया जाए। तो इस तरीके की न्यूज़ भी हमें इंटरनेट के थ्रू मिलती है। ठीक है, ये एक चित्र बना हुआ है जो टाइपराइटर का है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में बड़ा बदलाव आया। मतलब 1940 में ये जो टाइपराइटर आया, इससे जो पत्रकारिता है, मतलब जो हम लोग बोलते हैं न्यूज़ चलाना या मतलब एक मीडिया बोलते हैं, उसमें एक बड़ा चेंज आया। क्योंकि पहले लोग अलग तरीके से मतलब न्यूज़ को लिख के मैनुअली इधर से उधर भेजना, अब इसमें क्या हो गया, टाइपराइटर हो गया, टाइप करना शुरू कर दिया, तो लेखन सुधार हुआ। ठीक है, इस तरीके से संचार माध्यम और धन, ये एक बड़ा एक रिलेशन है संचार माध्यम और धन के बीच का। आइए इसके बारे में समझते हैं। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली है। ये तो है कि इनमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है। एक सैटेलाइट को भेजना ही एक बहुत बड़ा खर्च रहता है, और उसके बाद ग्राउंड स्टेशन बनाना, ग्राउंड स्टेशन के बाद में उनके एंटीनास लगाना, काफ़ी सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती हैं। तो ज़रा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है, मतलब उस जगह पे जहाँ पे एक जो एंकर होता है, न्यूज़ एंकर, वहाँ जो जिस जगह पे बैठता है उसके बारे में सोचिए कि सिर्फ वही अकेला नहीं बैठता है, उसके कैमरे के पीछे कई सारे लोग काम करते हैं। तो जो कैमरे के पीछे लोग काम करते हैं, प्लस इक्विपमेंट इतना ज़्यादा होता है, लाइट का, कैमरे का, माइक का, ठीक है, और उस इन्वायरमेंट को बनाने का, तो इन सब का जो खर्च है, बंदे जितने काम करते हैं उनके, इक्विपमेंट कितना है उसका, और जो समाचार वाचक बैठा हुआ है उसका, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खर्चीली हो जाती हैं। जहाँ इसमें लाइटें, कैमरा, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि, ठीक है, माइक हो गया, और संप्रेषण मतलब उसको भेजने के लिए जो सैटेलाइट का खर्च है, इन सभी का मूल्य बहुत अधिक हो जाता है। समाचार के माध्यम में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो सब प्रसारण में सहायक होते हैं। तो सिर्फ समाचार वाचक जो होता है, जो न्यूज़ एंकर बैठ रहा है, सिर्फ उसको पैसे नहीं मिलते हैं, उसके साथ साथ जितने भी लोग रहते हैं उनको भी पैसे मिलते हैं, वो तभी काम करते हैं। ठीक है, एक ये यंत्र बना हुआ है टेलीवाइज़र, इसका नाम हुआ करता था। टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बैर्ड, मतलब जॉन एल बैर्ड ने टेलीवाइज़र का आविष्कार किया था। तो वो अभी अपने यंत्र के सामने ही बैठे हैं। ये पहला एक प्रारंभिक रूप मान सकते हैं टेलीविज़न का। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। मतलब ये पहले यंत्र बनाया और रॉयल इंस्टीट्यूट है उसमें इसका प्रदर्शन भी किया कि इन्होंने ये चीज़ बनाई है, और उसका
मतलब ये कैसे काम करता है इसके बारे में बताया। ठीक, तो अभी इसमें वो लोग सम्मिलित हैं किसमें, जहाँ पे एक समाचार न्यूज़ चैनल चल रहा होता है, जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, संचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं। मतलब माध्यम क्या, टेक्नोलॉजी, तकनीकी जो है वो हमेशा एक बदलती रहती है और बदलनी चाहिए, जो क्योंकि नेचर का रूल होता है बदलना। तो टेक्नोलॉजी अगर नहीं बदलोगे आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। मतलब अब देखिए, पहले आप कोई कैमरा यूज़ कर रहे थे, नया कैमरा मार्केट में आ गया। ठीक है, अब नया कैमरा मार्केट में आया तो आप नया कैमरा खरीदोगे। अगर आप नया कैमरा नहीं खरीद रहे हो, बाकी लोगों ने खरीद रहे हैं, अब बाकी लोग खरीद चुके हैं, वो उस कैमरे से यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो पिक्चर क्वालिटी है अच्छी आ रही है, उन्होंने नया माइक ले लिया, माइक की जो वॉइस क्वालिटी है वो अच्छी आ रही है, आपकी अभी पुरानी है। जब आपकी पुरानी रहेगी तो आपको लोग देखना धीरे धीरे बंद कर देंगे। जब कोई उनको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करा रहा है तो वो उस पर ध्यान देंगे, आप पे ध्यान नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है, ये उसमें अफेक्ट करता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होगी, क्योंकि खर्च काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो आवश्यकता धन की भी पड़े, मतलब धन की आवश्यकता पड़ेगी। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। ये चीज़ जो मैंने अभी बताई थी कि संचार और धन के बीच में जो रिलेशन है वो इस लाइन में आपका क्लियर हो जाएगा। कि इसके पहले आपने पढ़ा कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो पैसे आएंगे कहाँ से, तो ये एक हो गया है बिजनेस। पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान जो होते हैं वो लोग अपना चैनल खोल लेते हैं, उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और वो कर रहे हैं अपना। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है। बिल्कुल, विज्ञापन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है, इतना ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई एक अखबार आता है। जैसे कि मैंने जब अखबार लेना शुरू किया था तो दैनिक जागरण था, उस समय उसकी कीमत 4 रुपये थी। लेकिन उस टाइम पे उसको बनाने की कीमत, मतलब रेडी करने की कीमत 19 रुपये होती है। तो भाई अगर कोई 19 रुपये में बनाएगा और 4 रुपये में बेचेगा तो वो क्या करेगा। लेकिन जो उसकी एक्चुअल कीमत है, सिर्फ बनाने का खर्च मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल कीमत है वो कहीं बहुत ज़्यादा है। वो कहाँ से आती है, वो मेरे 4 रुपये से नहीं आती है, वो उसमें 1-2 पेज में लगे विज्ञापन जो है वस्तुओं के, उससे उसकी कीमत हासिल होती है और वही उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ याद है। एक तरीका है जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित कर रहे हैं विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि आप फ्री टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर विज्ञापन नहीं देंगे तो भाई उनका खर्च नहीं चलेगा, और खर्च नहीं चलेगा तो कुछ दिन में शटर डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने, नई नई चीज़ों को अपना, नए बंदों को ट्रेन करने, काम करवाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिस पे खर्च तो पड़ता है, और उस खर्च का पैसा निकालने के लिए और अपना भी प्रॉफिट निकालने के लिए उनको विज्ञापन करने पड़ते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि आप अपना जब अच्छा चैनल कुछ देख रहे हो कि अरे यार ये क्या हो गया, क्यों आ रहा है। ठीक है, आप टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्राय आप उन्हीं छवियों को देखते हैं। ठीक है, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, उनका विज्ञापन आ रहा है। अभी कुछ दिया हुआ है, प्री टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापन होने वाली 3 चीज़ों की सूची बनाई है। आपके लिए काम है कि जब आप टीवी देख रहे हो तो उस टाइम जो विज्ञापन आते हैं वो 3 चीज़ें लिखना, एक टेबल तैयार करना कि कौन कौन से विज्ञापन आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। आप जो लिखते हैं वो जनरली वही होता है कि जो आपको पसंद है वही लिखते हो। ठीक है, एक साइकोलॉजी है। एक समाचार पत्र लीजिए, एक पेपर लीजिए, उसमें दिए न्यूज़पेपर लेना है, उसमें दिए गए विज्ञापनों की संख्या गिनिए। पहले तो काउंट कीजिए स्टार्टिंग से आखिरी तक कितने एडवर्टीज़मेंट हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं, क्या आप सोचते हैं कि यह बात सही है? यदि हाँ तो क्यों? मैंने जैसे कि बताया कि उस पेपर की कीमत 4 रुपये थी, लेकिन बनने में उसको 19 रुपये लगता था। वो पैसा कहाँ से लाएगा? अपने घर से तो नहीं लाएगा। उसने अगर पेपर बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया है तो प्रॉफिट के लिए स्टार्ट किया है। अब अगर वो 15 रुपये के माइनस में जाके अगर बेच रहा है तो कहीं ना कहीं तो घाटा खा रहा है, कहीं ना कहीं क्या सीधा सीधा घाटा खा रहा है। तो वो घाटा, और फिर भी अगर चला रहा है तो बात क्या है आखिर? तो कहीं ना कहीं तो साइड से पैसे आ रहे हैं, तभी तो वो चला रहा है। तो ये चीज़ यहाँ एग्जिट करती है। आगे देखते हैं। ये एक न्यूज़ चैनल का अंदर का देखिए, पिक्चर में दिया हुआ है, टीवी चैनल का है, किस तरीके से यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। संचार माध्यम और लोकतंत्र। अब आइए बात करते हैं अपने देश के बारे में कि संचार माध्यम और लोकतंत्र के बीच में जो संबंध है वो क्या है, कैसे है और क्यों है। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में, पहली चीज़ तो अपने देश में लोकतंत्र है। बोलते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा पत्रकारिता। जो पत्रकारिता है वही है संचार, मीडिया, ठीक है। और ये चारों चीज़ें अपने अपने लेवल पर फ्री है। विधायिका है, कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, कुछ मतलब वो संविधान के अंदर में, ठीक है। कार्यपालिका है, बने हुए कानूनों का अनुपालन करने और करवाने में के लिए है। इस हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न्यायपालिका का कार्य है न्याय देखना, वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसका काम है न्याय देखना, सब कुछ न्यायोचित हो रहा है ये चीज़ देखना, इंश्योर करना। अब आते हैं पत्रकारिता। पत्रकारिता का काम बहुत ज़्यादा वाइटल है और बहुत हिम्मत वाला काम है। यहाँ तक कि पत्रकारिता में सरकार को भी चुनौती दी जाती है। अगर सरकार गलत ढंग से काम कर रही है तो उनको भी चुनौती देते हैं। कोई भी चीज़ उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ही हिम्मत वाला, क्योंकि काफ़ी सारे प्रेशर्स होते हैं किसी न्यूज़ को रिपोर्ट करना, कौन सी न्यूज़ रिपोर्ट करनी है, कौन सी न्यूज़ नहीं रिपोर्ट करनी है, बहुत ज़्यादा ये मैटर रखता है। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। अगर मीडिया फ्री है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है, तो लोग जान पाएंगे कि जो सरकार है किस प्रकार से काम कर रही है, लोगों के हित में कितना काम कर रही है और कौन से काम ऐसे हैं सरकार के जो जनता के हित में नहीं है। इसकी जानकारी भी मीडिया ही लेकर आएगा, ठीक है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं, अगर उनको पता चला कि गवर्नमेंट उनके लिए अहित का कार्य कर रहा है। जैसे कि कोई वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे आके आप फैक्ट्री लगा दोगे तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए अहित का कार्य है। तो इसके लिए इस न्यूज़ के आधार पर लोग सरकार पर भी कार्रवाई करवा सकते हैं न्यायपालिका में जाके, ठीक है। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिख सकते हैं, बिल्कुल उससे रिलेटेड मंत्री कोई मिनिस्टर है। सार्वजनिक विरोध कर सकते हैं, सार्वजनिक विरोध आयोजित कर सकते हैं, मतलब लोगों को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं ताकि सरकार लोगों के हित के बारे में डिसीजन ले। हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। मतलब एक लिखिए, उस पर साइन कीजिए, मैक्सिमम लोग साइन करके ज्ञापन सौंपते हैं सरकार को, संबंधित विभाग को, ताकि सरकार उसके द्वारा लिए गए डिसीजन पर एक बार फिर से विचार करे, ताकि वो जो लिया गया डिसीजन है वो जनता के, लोगों के हित में हो, ठीक है। तो इसकी इंफॉर्मेशन लाना ये भी एक मीडिया का काम होता है, संचार माध्यमों का काम होता है।
जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए, एक बैलेंसिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी साइड का बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, किसी साइड का छोड़ दिया है। ये अक्सर होता है क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कॉमर्शियल प्रेशर होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं के चैनल होते हैं। उनको पैसे किस न्यूज़ से ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि टीआरपी बढ़ती है, और जितने ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे, टीआरपी बढ़ेगी, उतना ही उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी लोग कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है बट उसको ऐसे निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो अगले प्रश्न पर दिए गए समाचार के दो विभिन्न रूपों को पढ़कर समझें। आगे इस पर एक स्टोरी दी हुई है। पहली स्टोरी चलिए पढ़ते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। मतलब जो कारखाने प्रदूषण फैला रहे हैं रिहायशी इलाकों में, उन पर वज्रपात मतलब उनको हटाया गया। ठीक है, विरोधियों द्वारा चक्का जाम मतलब इस विचार का, इस डिसीजन का जो लोगों ने विरोध किया, उन्होंने क्या कर दिया, चक्का जाम कर दिया, मतलब रोड ब्लॉक कर दिया। चक्का जाम मतलब जो व्हीकल जहाँ है उसी को वहाँ ही रुकवा दिया। तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, और इस न्यूज़ में दोनों में क्या अंतर है उसको भी देखते हैं। कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। मतलब कारखानों के जो मालिक हैं, मजदूर हैं, इन्होंने हिंसात्मक विरोध किया और शहर की सारी गतिविधियां रोक दी। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयाँ गैर कानूनी हैं। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यवसाय केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब सरकार ने ये प्रस्ताव दिया है कि आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। आइए दूसरी न्यूज़ पढ़ते हैं। अब दूसरी न्यूज़ की हेडिंग, और इस हेडिंग में समझिए कि क्या फ़र्क है उनके विचार में। हर किसी के अलग अलग विचार होते हैं, हर कोई अपने अलग अलग तौर तरीके से लिखता है। कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, ठीक है, अशांति फैला दी गई है। इनका कहने का मतलब ये है, शहर के आवासीय क्षेत्रों में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले जा सकता है। ठीक है, मतलब किसी सिटी में 1000 कारखाने बंद कर दिए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जन्म लेती है। ठीक है, आगे देखिए। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। सोमवार का दिन है। कारखाना मालिक और मजदूर कामगार जो वहाँ पर काम करते थे, क्योंकि चलिए आगे देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा, उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में एक दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा है कि सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार वह के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब दोनों न्यूज़ में एक डिफरेंस देखिए। पहले के मतलब देखो, घटना दोनों की सेम है, बट लिखा दोनों ने किस तरीके से। एक में बोल रहे हैं कि बंद किया गया है, मतलब कारखाने बंद किए गए हैं, लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। उसके बाद एक साहब आए हैं, उन्होंने बोला कि हमारा शहर जो है विकसित शहरों की ओर बढ़ रहा है,
और विकसित होने के साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारा शहर साफ सुथरा और हरा भरा हो। ठीक है। अब दूसरे इसमें देखिए कि 1 लाख के इन्होंने बताया कि एक डाटा भी दिया कि 1 लाख के करीब। और हाँ, पहली न्यूज़ में ये भी बताया गया कि सरकार ने पुनर्स्थापन के लिए जो योजनाएं जो इनको ऑफर दिया है वो बाकी लोगों को, मतलब जितने भी कारखाना मालिक हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। भाई एक्सेप्ट कीजिए और आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, ताकि सिटी में थोड़ा सा शांति बनी रहे, हरा भरा बना रहे और प्रदूषण कम हो। दूसरी न्यूज़ में बोलते हैं, इन्होंने डाटा दिया कि 1 लाख के करीब कारखाने बंद कर दिए गए। पहला तो डाटा दे दिया 1 लाख के करीब, दूसरा कारखाने बंद हो गए। ठीक है। अब इन्होंने बताया कि ये बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। इतने बड़े कारखाने अगर बंद होते हैं तो एक कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि पहले तो मतलब कि उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। रोजी रोटी यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो उसी कारखानों के सहारे उनका घर चलता है, उनकी आजीविका चलती है। तो अगर कारखाने बंद हो गए तो उनकी रोजी रोटी ऑटोमेटिक बंद हो जानी है। अब उन्होंने ये भी बोला है कि गलती इसमें इन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि गलती नगर निगम की है। अगर नगर निगम को पता था कि आप रिहायशी इलाकों में लाइसेंस दे रहे हो कारखाना लगाने का, तो इस सरासर गलती है। ठीक है। उनकी बात कहनी भी सही है कि नगर निगम को पहले इस बारे में सोचना चाहिए कि हम आज रिहायशी इलाकों में कारखानों लगानों की जो इजाज़त दे रहे हैं वो कल आने के बाद हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो दो चीज़ें सामने आई। पहला तो इन्होंने डेटा दिया, दूसरा इन्होंने रीज़न दिए, मतलब उस बंद होने का क्या असर पड़ेगा। तीसरा उन्होंने एक रूट से निकाल के एक रीज़न दिया कि गलती उनकी थी। ठीक है। कारखानों के और उसके बाद भी उन्होंने एक रीज़न दिया कि वो पुनर्स्थापन को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड नहीं कराई। ठीक है। तो एक कारखाना के मालिक सी शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र में हमें भेज रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। ठीक है। तो ये भी समस्या है। चलिए अब आगे देखते हैं। वास्तविकता तो यह है कि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। मतलब जब आपने एक पढ़ा आपके माइंड में ये आ गया यार हाँ ऐसी बात है, और आप वही दिमाग में सोचने लगे। फिर आपने सेम न्यूज़ का दूसरा न्यूज़पेपर लिया, उसको पढ़ा और उसके विचार कुछ अलग थे। क्योंकि हर किसी के विचार एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है। सबके अलग अलग विचार होते हैं, हर कोई अपने अलग अलग तरीके से लिखता है, समझता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि न्यूज़ चैनल या न्यूज़ पेपर में किस तरीके की घटनाओं का विवरण आता है। ठीक है। आपको किसी एक विचार को ही अपने माइंड में नहीं रख लेना है, आपको एटलीस्ट दो विचारों को लीजिए, उनको समझिए, दोनों साइड के दोनों पक्ष का एनालाइज कीजिए, अवलोकन कीजिए। ठीक है। तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ है, मतलब आप अगर पहला न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगेंगी। बिल्कुल बात सही है। तब ये लगता है कि यार ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा ही तो है, शहर को हरा भरा रखना है, शहर ज़्यादा ज़रूरी है, कारखाने इधर उधर शिफ्ट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मतलब एक तरीके से जो कारखाना मालिक हैं उनकी छवि थोड़ी सी बुरी बन सकती है। लेकिन आपने जब दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ा कि कारखाना बंद होने से क्या असर पड़ेगा लोगों की रोजी रोटी में, जो उसी के बदौलत जिनका घर चल रहा है उन्हीं के बलबूते। ठीक है। और पुनर्स्थापन के लिए जो सुविधाएं हैं वो अपर्याप्त हैं, उनके लिए बस खाना पूर्ति किया जा रहा है। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। मतलब दोनों के बीच में जो बैलेंस है, जो कॉमन थिंग्स है वो नहीं है। ठीक है। तो
संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। अब जैसे पहला न्यूज़ देख लेते हैं। अब उसमें जैसे एक तरफ से बताया गया कि ऐसा ऐसा है, अगर वहीं पर बताया जाता है कि इससे ये चीज़ें हो सकती हैं, लोगों के जीवन पे ये असर पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ संतुलित होती है। और उनमें क्लैरिफाई किया जाता है कि भाई वो लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, वो उत्पाद क्यों बजा रहे हैं। तो ये चीज़ जहाँ क्लैरिफाई हो जाती तो वहाँ पर ये थोड़ा सा बैलेंसिंग न्यूज़ हो जाता है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, तब उनकी खुद की राय निकल कर बाहर आती है कि हाँ यार ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। जब एक साइड का ही दोगे तो फिर उनके माइंड में भी वही बच जाएगा। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। अगर उन्होंने एक संतुलित रिपोर्ट लिखनी है तो उनका स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्वतंत्र नहीं होंगे तो जिस साइड से प्रेशर पड़ेगा वही साइड से ऊपर नीचे न्यूज हो जाएगी। ठीक है, स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि वह उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों में कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। मतलब जो समाचार वो दे रहे हैं उनको कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे, तब वो जाके एक संतुलित समाचार पत्र होगा। ठीक है, समाचार का विवरण देने में उन्हें कोई निर्देशन ना करे कि उनमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समाचार पत्र ज़्यादातर व्यवसायिक लोगों के होते हैं, उनका जिस साइड से फ़ायदा होता है वो उसी साइड को रखवाएंगे। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है। मतलब इस टाइम पे एक स्वतंत्र अगर समाचार माध्यम है तो बहुत ही ज़रूरी है, और लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र समाचार माध्यम होना ही चाहिए। जैसे कि लोकतंत्र के 4 स्तंभों के बारे में आपने पढ़ा कि सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्र है, जिनमें से पत्रकारिता भी एक स्तंभ था। ठीक है, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। ठीक है, समाचार माध्यमों के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। मतलब समझे आप कि नागरिकों के रूप में जो भी कार्रवाई होनी है, मतलब हमें जैसे न्यूज़ हमने देखा उसके हिसाब से हम काम करना जो भी शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रही है, हमारे विचारों को बदल रही है। तो विचारों को, अगर कोई चीज़ किसी के विचारों को बदल रही है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चीज़ विश्वसनीय होनी चाहिए, उस पर एक भरोसा होना चाहिए और तटस्थ एकदम क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके 2 मुख्यतः कारण हैं। पहला कारण यह है सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार, देखो पूरी तरीके से संचार भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि सरकार का उन पर एक नियंत्रण रहता है, एक कंट्रोल रहता है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत के किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। उसका नाम है सेंसरशिप। अब सेंसरशिप क्यों होती है? जैसे कि सरकार को लगता है कि कोई न्यूज़ है जो एक मतलब किसी समुदाय को मानसिक मतलब वो पहुंचाती है, कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से उस चीज़ से मतलब आहत होता है। ठीक है, तो उसके लिए सरकार उस चीज़ को ख़त्म करवाती है, उसको कट करवाती है कि ये चीज़ नहीं करनी है। जैसे किसी मूवी में कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा सीन जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समाज पे थोड़ा सा बुरा असर पड़ सकता है तो उसको भी सरकार कटवा देती है। कोई गाना है जिसकी वजह से किसी समुदाय के लोगों की मतलब आहत हो रहे हैं या उनको बुरा लग रहा है तो उसको भी सरकार कट करवा देती है। तो जो ये कट करवाने वाला सीन है, जो हाइड करवाने वाला सीन है, उसको बोलते हैं सेंसरशिप। तो देखा होगा कि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी के ये सीन काट दिए। ठीक है, सेंसर बोर्ड का एक सर्टिफिकेट आता है, जब भी मूवी चलती है तो सबसे ऊपर सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, तथ्य तो यह है
कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि सरकार का उन पर नियंत्रण है। जब सरकार किसी समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत के किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। देखिए, सरकार का नियंत्रण बस ये होता है, सरकार सिर्फ इसलिए नियंत्रण करती है ताकि जन भावना आहत ना हो, किसी पर्टिकुलर धर्म या फिर समुदाय, किसी जाति के लोगों की भावनाएं का मतलब भावनाएं आहत ना हो, तो इसलिए सरकार मीडिया पर बस इतना नियंत्रण करती है, उनको सेंसर करती है, उनको कट करती है चीज़ों को। ठीक है, तो इसी चीज़ को सेंसरशिप कहा जाता है, किसी न्यूज़ की, किसी सॉन्ग की, किसी मूवी की। तो इसके बाद भारत में के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों को ऊपर सेंसर लगाया। मतलब सरकार ने समाचार माध्यम जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके ऊपर ही सेंसर लगा दिया कि नहीं करना है, जो सरकार बोल रही वही करना है। जैसे कि 1975 से 1977 के बीच में जो इमरजेंसी का दौर था, तो उस टाइम पे कंप्लीट सेंसर लगा दिया गया। मतलब मीडिया रन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे भी हुआ है। यदि सरकार फिल्मों पर ही निरंतर नहीं, मतलब सरकार जो होती है वो फिल्म मूवीज़ पर कंटिन्यूस सेंसर रखती है। जैसे आपने सेंसर बोर्ड पढ़ा होगा, मतलब मूवी जब भी बनती है तो पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है, सेंसर बोर्ड उसको पूरा रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद जो जो सीन उसको कट करने होते हैं वो कट करते हैं। कट करने के बाद फिर से वो फिल्म प्रोडक्शन के पास भेजती है कि आपकी ये मूवी अब चलने लायक है। तो सबसे पहले जब भी हम मूवी देखते हैं तो पहले देखते हैं कि एक सर्टिफिकेट टाइप का आता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड करके अलग के आता है, तो वो एक सेंसर बोर्ड का ही होता है। ठीक है, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है जो उस मूवी को दिया जाता है। तो वही चीज़ होती है। अब देखिए, देखते हैं टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। अब टीवी हमारे साथ क्या करता है देखते हैं। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। हमारे चारों ओर दुनिया के बारे में बहुत सारे विचार जो कुछ टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। ठीक है, हमारे बहुत से विचार दुनिया के बारे में, ये चीज़ हमें हमें बताई गई है। अब देखो, जैसे हमारे घर में टीवी चल रहा है, उसमें कोई इंटरव्यू हम देख रहे हैं किसी पॉलिटिकल लीडर का है। ठीक है, अच्छा इंटरव्यू चल रहा है, बहुत अच्छे लीडर हैं, तो मेरा माइंड उनके लिए एक अलग विचारधारा तैयार कर देगा अपने ही आप में, और हमें भी लगेगा कि मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। किसी साइंटिस्ट का आ गया तो फिर हमारा मन करता है कि यार मुझे साइंटिस्ट बनना है, अब तो साइंटिस्ट ही बनना है उस टाइम पीरियड के लिए। हो सकता है किसी का परमानेंट भी हो जाता है, या कोई ऐसी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड मूवी चल रही है तो बंदे के मन में या दिमाग आता है नहीं मुझे अब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, या फिर उसका किसी क्रिकेटर का है, किसी प्लेयर का है, कहीं से भी किसी भी गेम्स के, तो कहीं ना कहीं तो माइंड में आता है कि नहीं मुझे इसके जैसा बनना है। तो टीवी हमारे विचारों को भी बदल रहा है। ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू टीवी हम बनते जा रहे हैं। ठीक है, नया नया कोई फैशन आया वो करने लगते हैं, नई नई कोई रेसिपी आई है हमारे घर में, जो लेडी रहती है मतलब जो भी कुक करते हैं उनके माइंड में आता है वो उसके अकॉर्डिंग आते हैं करने लगते हैं। ठीक है, तो ये दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है, मतलब एक ऐसी विंडो है जहाँ पे झाँक के हम दुनिया के किसी भी कोने का कुछ भी देख सकते हैं, मतलब जो प्राइज है। आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है, मतलब आप सोचिए कि बताइए कि ये किस तरीके से, मैंने जैसे अभी बताया आपको कुछ एग्जाम्पल्स, उसी तरीके से ये हमें प्रभावित कर रही है। टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, ये भी आते हैं। वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे कि बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी चीज़, ये एक कुछ उदाहरण है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि टीवी का एक टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सकें। ठीक है, इसका जो टाइम टीवी मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सैटेलाइट के ज़रिए जो कम्युनिकेशन इसका होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसलिए वही चीज़ें होती हैं जो लोग ज़्यादा देखेंगे, इनके चैनल की टीआरपी ज़्यादा हाई जाएगी और इनको उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि बीच में ये उतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, जो इनके एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे उनका इनको पैसा मिलता है। ठीक है,
आपके विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती हैं या नहीं दिखाई जाती हैं। टीवी में अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के बारे में, आप इस बारे में सोचिए और हमें कमेंट कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से दिखाई जानी चाहिए या नहीं दिखाई जानी चाहिए, या ज़्यादा दिखाई जानी चाहिए, या जिनके बारे में फोकस कम करना चाहिए। ये चीज़ आप हमें बताइए। हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सोचना चाहिए हमारे विचार किस तरीके से टीवी की वजह से बदल रहे हैं। ठीक है, हम पर यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। और दुनिया के बारे में जो हम एक विज़न एंगल सेट करते हैं, हमारे रुख कैसे किसी कंट्री के लिए हमारे रुख कैसे बदलते हैं, किसी पर्सन के लिए रुख कैसे बदलता है, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि यह हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है, ये पूरा नहीं दिखाता है, क्योंकि ये चीज़ वही दिखाता है जिससे इसको फ़ायदा होता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि हमारे विचार क्या बनेंगे, हमारा क्या होगा, क्या मोटिव बनेगा इससे। इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी और अपने बेनिफिट से मतलब होता है। लेकिन हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना विचार बदल लेते हैं, वो अलग ही बात है। वो उसके बारे में हमें खुद सोचना है कि हम, क्योंकि अधूरी चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक ही दृश्य दिखाया जाता है, वही जो आपको ज़्यादा पसंद आएगा, जो आपको जल्दी पसंद आएगा। इसके पीछे क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। ये हमें खुद सोचना है कि इसके पीछे भी तो कुछ हो सकता है, इसके पीछे ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो वो भी जानना है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। जब एक एक्साइटेड एक वर्ल्ड है टीवी के पर्दे के पीछे भी। ठीक है, लेकिन हमारा ध्यान ज़्यादातर पर्दे पर ही जाता है। ठीक है, दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी का ध्यान नहीं देता है। जैसे कि कई सारी जगह जहाँ की प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके बारे में टीवी हमें नहीं बताता है। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ्य जीवन शैलियों से परे भी ऐसा संसार है जहाँ सबको पहुँचना चाहिए। जैसे झुग्गी झोपड़ी है, गाँव का जीवन, वहाँ के बारे में हमें टीवी नहीं बताता है। हमें टीवी शहर में हो रही बड़ी बड़ी घटनाएं उनके बारे में बताता है। किसी जगह का पहले नहीं बताया जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे कोई बड़ा व्यक्ति पहुँच गया तो उसके बारे में टीवी पे एक पूरा छा जाएगा, अरे यहाँ पर ये है, ये है, उसकी विशेषताएं इतनी बताई जाने लगेंगी। लेकिन जब तक कोई वहाँ नहीं गया था तब तक उसके बारे में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना किसी को कोई मतलब है, क्योंकि उस बारे में बताने में उसकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी। बट वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी पहुँच गया तो उसकी टीआरपी बढ़ेगी। हमें ऐसा जहाँ हम सबको पहुँचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से हमारी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। हमें इस तरीके से बनना है। हमें ये नहीं बनना है कि जो हमने देख लिया बस उसी की अकॉर्डिंग उसी की धारा में बह गए। नहीं, देखो, जस्ट रिलैक्स, देखो, समझो, समझ के उसके बारे में सोचो कि यार ऐसा हो सकता है क्या, या ऐसा है तो कैसे है। ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं, इसके कारण बहुत जटिल है। देखो, एकदम बैलेंसिंग आपको नहीं मिलेगा, किसी उसका एक हिस्सा ही मिलेगा। समाचार पत्रों की ये खास बात होती है। क्यों? अब उसके रीज़न भी है। रीज़न है, संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। देखो, अगर आपके ऊपर किसी का नियंत्रण है, आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे जो आपको कंट्रोल कर रहा है। तो अब व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है, जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डर है। ठीक है, उसने किसी झुग्गी झोपड़ी की जगह को खरीद मतलब वैसे ले लिया कि हम यहाँ पर बड़ा मॉल बनाएंगे या बड़ी कोई बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, अब जो उसका न्यूज़पेपर है जिस पर उसका कंट्रोल है, अब वो न्यूज़ क्या छापेगा कि इस जगह पर एक बिल्डिंग बनने वाली है, इस बिल्डिंग में इतने फ्लैट होंगे, इतने लोगों के रहने की जगह होगी, इनकी लाइफस्टाइल ऐसे होगी, इस बिल्डिंग में जो सोसाइटी बनेगी वहाँ पर ये सुविधाएं होंगी, ये चीज़ें होंगी, यहाँ पे ऐसे रोड बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, वो बनेगा, मतलब इतना सब कुछ इसने बता दिया।
जिस पर उस बंदे का कंट्रोल था, उस धनाढ्य जो बिल्डर है उसका कंट्रोल था, ये हो गया। अब लोगों को लगे अरे वाह यार, यहाँ पे तो ये बिल्डिंग बन रही है, ये ऐसा होगा, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। बट वहीं पर कोई और न्यूज़पेपर, जैसे मैं थोड़ी देर पहले अपने न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसने फोकस किया क्योंकि उस पर उस बंदे का कंट्रोल नहीं है, किसी और का है। मान लीजिए कोई और उसके कंपटीशन में बिल्डर है, उसने बोला कि आप इस न्यूज को इस तरीके से दिखाओ, मतलब कि वहाँ पे जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इतने लोगों का जो घर है बर्बाद हो गया है, इतने लोग बेघर हो गए हैं, इतने लोगों को रहने की अब कोई जगह नहीं मिली है, तो उसने इस तरीके की न्यूज़ फैलाई। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों न्यूज़ में कोई एक बैलेंस नहीं है, कोई एक इधर जा रहा है, कोई एक इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो यही होता है जब कंट्रोल किस खुद के हाथ में नहीं किसी और के हाथ में होता है तो बैलेंस बिगड़ ही जाता है। ये हर नॉट ओनली कि मतलब टीवी चैनल्स या न्यूज़पेपर्स का न्यूज़पेपर की बात है, बट हर जगह यही होता है। जब आपके ऊपर भी वही है, अगर आप आपके ऊपर कंट्रोल किसी और का है तो आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ये जीवन का एक कटु सत्य है। कई बार किसी विवरण के एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। जैसा कि मैंने अभी बोला, संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उनके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो जो यहाँ पर उस बंदे का कंट्रोल नहीं था, लेकिन वो अपना विज्ञापन करा रहे थे, तो वो अपने हिसाब से न्यूज़ चैनल चलवाएंगे, नहीं तो वो आपको विज्ञापन नहीं देंगे और आपका पैसा उनका मारा जाएगा। तो इस कारण भी होता है। इसलिए व्यापार के गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि व्यापारियों से ज़्यादा जुड़े हैं तो इसलिए इनको इतना ज़्यादा वो नहीं मानते हैं कि स्वतंत्र नहीं है। ये चीज़ हमें सोचनी है कि कोई न्यूज़ चैनल अगर इस तरीके की न्यूज़ दिखा रहा है तो इसका दूसरा पहलू भी होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी मुद्दे का कोई एक पॉलिटिकल मुद्दा है, कुछ है, तो उस मुद्दे पर इतना ज़्यादा ध्यान दे देंगे जो उसके उस मुद्दे के मतलब जैसे मुझे कोई मुद्दा है जिसके एक पक्ष में मैं हूँ, अब किसी चैनल ने उसी पक्ष में बात करना शुरू कर दे तो मुझे उस चैनल की बात अच्छी लगने लग जाएगी, फिर मैं उसको कंटिन्यू देखता रहूँगा। तो इससे क्या होगा कि उनकी टीआरपी बढ़ेगी और उनको बेनिफिट ज़्यादा होगा। इस तरह यदि वे इस विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। यही होता है, किसी अगर दोनों पक्ष पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो उन्हें जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और उनका बेनिफिट उतना नहीं होगा। अभी आते हैं मसौदा तय किया जाना चाहिए। चलिए इसके बारे में गाइडलाइंस क्या क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बिल्कुल सही बात है कि कौन सी घटना पर आपको ध्यान ज़्यादा केंद्रित करना है, कौन सी घटना पर मतलब यही रहता है। और इसी आधार पर वही तय कर देते हैं कि क्या समाचार दिए जाने योग्य है। ये चीज़ समाचार जो न्यूज़ एजेंसी है जो भी, वो अपने फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए ही प्रायोरिटी सेट करती है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा दिखाना है, कौन सी चीज़ को कम दिखाना है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, किसी को क्या मतलब है, हर साल होते रहते हैं। लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो समाचार पत्रों माध्यमों की रुचि इसे समाचार में सम्मिलित करने में हो सकती है, बिल्कुल होगी। क्योंकि जब मान लीजिए आपका कोई आपके स्कूल में या आपके किसी जगह पर कोई चीज़ हो रही है तो उसमें किसी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहीं पर कोई बड़ा आदमी आ रहा है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो फोकस उधर हो जाएगा क्योंकि बेनिफिट उससे हो रहा है। क्योंकि लोग देखेंगे अच्छा यहाँ पे ये आ रहा है, अच्छा यहाँ पे ये ऐसी बात है, वैसी बात है। ठीक है, कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे जैसे किसी के
व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो किसी के कुछ विचार हो सकते हैं पहले, तो किसी के कुछ हो सकते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में या न्यूज एजेंसी में ऐसा इतना इस तरीके से बताया जाता है कि आप उसमें बिलीव करने लगते हो। आप क्या, हर कोई बिलीव करता है, ठीक है। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण, और इसी से हमारे जो हर एक चीज़ इफेक्ट होती है, हमारे माइंड सेट, हमारे कार्य करने की मतलब जो तरीके होते हैं वो भी बदल जाते हैं। हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। मतलब समझिए, न्यूज़ एजेंसीज का इतना बड़ा रोल होता है किसी एक मूवमेंट चलाने में, लोगों के विचार बदलने में। अब देखिए, मतलब वो लोग अगर चाहें तो किसी जगह दंगे भी भड़का सकते हैं, अगर चाहें तो किसी जगह के दंगे शांत भी करवा सकते हैं, मतलब कुछ भी करवा सकते हैं, सिर्फ एक न्यूज़ चला के एक अफवाह फैला सकते हैं। अफवाह फैलाने की वजह से दंगे भड़क सकते हैं, या अब कोई एक दूसरी अफवाह फैलाने की वजह से दंगे शांत भी हो सकते हैं, लोगों को आपस में लड़वा सकते हैं, मारकाट करवा सकते हैं। तो वही है कि संचार माध्यम ही मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। मतलब हमारे जीवन में क्या होना चाहिए वो ये तय कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम खुद नहीं कर रहे हैं कुछ, क्योंकि हम उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वी आर कंट्रोल्ड बाई देम। कितनी बड़ी बात है। हमें लगता है कि हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, बट नहीं, दे आर चेंजिंग आवर माइंड एंड वी आर रनिंग अकॉर्डिंग टू देम। समझिए, अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों के स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। मतलब जो कोका कोला है उसमें बताया गया कि इसमें कीटनाशक का जो एक लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी, और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई थी। मतलब उन्होंने बताया कि भाई कोका कोला में जो कीटनाशक हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसका जो यूज़ है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसके जो गुणवत्ता और सुरक्षा के मापदंड हैं, स्टैंडर्ड हैं, उनको कंट्रोल किया जाए और इसको थोड़ा चेंज करवाया जाए। इन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की थी कोला पीना सुरक्षित नहीं है। ये चीज़ इन्होंने बताई है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी ना जाता। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक पॉइंट था कि उन्होंने ऐसा बताया कि भाई कोला में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और सरकार पर भी दबाव बनाया इस चीज़ को कि इनको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, ठीक है। और इन्होंने ऐसा किया क्या वो होता ही है, जब वो किसी चीज़ पर फोकस करते हैं हमारा ध्यान भी उसी तरफ चला जाता है और आप उसी के बारे में सोचने लगते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, मतलब देखिए, कई बार ऐसा भी होता है, पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हज़ारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता है। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए देखते हैं, क्योंकि इससे उनको फ़ायदा नहीं होता है, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, किसको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनको अपना फ़ायदा दिखना चाहिए। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया। मतलब समझ रहे हो, एक डिज़ाइनर हैं जिन्होंने एक फ़ैशन वीक चलाया। फैशन वीक में उन्होंने सबको पहना के और दिखाया, ठीक है। उसकी फ़ोटोज़ को मतलब हर एक न्यूज़ चैनल, न्यूज़ एजेंसीज जितनी भी हैं, सबने अपना फ्रंट पेज पे उस चीज़ पर रखा, देखिए ये ऐसी ऐसी डिज़ाइन, ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, तो उन पर ध्यान चला गया, ठीक है। जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, किसी ने इस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। अब देखिए,
क्योंकि उससे किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला था। इससे हर एक को फ़ायदा होने वाला था। हो सकता है कहीं ना कहीं उस डिज़ाइनर ने भी इनको कुछ दे रखा हो। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। स्थानीय संचार माध्यम जो स्थानीय संचार माध्यम होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। यह जानकर कि संचार माध्यम छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है, इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए। मतलब जब उन्हें लगा कि यार नहीं, हमारे बारे में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उन्होंने खुद से शुरू कर दिया। ठीक है, और कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। मतलब ये चीज़ होती है कि जब उन्हें लगता है कि हमारे बारे में किसी को ध्यान ही नहीं है, तो वो खुद से ऊपर आए, उन्होंने खुद किया, खुद के साथ दूसरों का भी हेल्प करा कि आप खुद बनाओ, खुद ये चीज़ करो, ताकि आपके ऊपर किसी का ध्यान जाए। नहीं भी जाएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग तो देखेंगे, उनका विचार कुछ ना कुछ तो बदलेगा आपके प्रति। ठीक है, दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। एक लहरिया समाचार पत्र है जो 8 दलित महिलाएं हैं, उनके द्वारा हर 15 दिन में इसको समाचार पत्र को निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों की प्रति हिंसा, राजनैतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने करी हैं। इस समाचार, अब इसके बारे में जो लहरिया है, लहरिया कहाँ से निकलता है? चित्रकूट से। कौन निकालते हैं? 8 दलित महिलाएं हैं और हर 15 दिन में निकाला जाता है, और ये 8 पृष्ठ का होता है। मतलब एक पृष्ठ पर लगभग में दो दिन का रहता है। और किस बारे में होता है कि जो स्त्रियां हैं उनके प्रति हिंसा, राजनैतिक भ्रष्टाचार से संबंधित जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो इसमें रहती हैं। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल की शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी तक हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। वो लोग इनको पढ़ते हैं क्योंकि इन्हें अपना लोकल न्यूज़ जितना भी रहता है वो पता चलता है। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब प्रजातंत्र में नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रजातंत्र है, संचार माध्यम बिल्कुल निभाएंगे, क्योंकि संचार हमें कई सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, पता चल रही हैं, अच्छी बुरी हर एक तरीके की। हम सरकार के कामों के संबंधित विषयों के बारे में भी सुनते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। संचार माध्यम निश्चित करते हैं किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा विचार कैसा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, और इस तरह वह एजेंडा निश्चित करते हैं, उनका फिक्स होता है। यदि वह कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। ये एक समराइज मीनिंग है कि सरकार अगर कुछ चाहे कि भाई ये घटना नहीं छपनी चाहिए तो फिर नहीं छपेगी, उसको सेंसरशिप बोलते हैं। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है, क्योंकि उसको जिस तरफ से फ़ायदा होगा वो वही दिखाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए सजगता महत्वपूर्ण होती है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है। मतलब जो फैक्ट दिए हुए हैं, फैक्चुअल जो जानकारी है वो भी पूरी तरीके से सच है ये हमें नहीं मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक संतुलित, एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं बनाते हैं। वो वही बनाते हैं जिसमें उनका फ़ायदा होता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे विचारों को क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी सोच पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। ये एक पक्षी हो सकती हैं। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। मतलब हमें खुद से पूछने चाहिए कि रिपोर्ट में कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है,
इसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों? कोई भी न्यूज़ है उसके बारे में हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मतलब ये चीज़ क्या है, कैसी है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन को भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ठीक है, ये भी चीज़ करते हैं। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं, तो इनको बोलते हैं सामाजिक विज्ञापन। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है और लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। ऐसे अगर जो विज्ञापन है वो मतलब प्रकाशित करते हैं। सतर्कता ही सुरक्षा का आधार है, इस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर ट्रेन आती है तो आपको रुकना है, ऐसे करके खड़ा होना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है ताकि आपके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। इसके बारे में कुछ वो आप लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में उनके आंसर देंगे और हम फिर जल्द मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास की बाज़ारों के रूप में आप जानेंगे क्या बाज़ार क्या होते हैं, बाज़ार कैसे होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बाज़ारों में मिलती हैं, इस बारे में समझेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यही हमारा इंस्पिरेशन है। इसी तरीके से हम करते रहें और आप हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।